Assalamualaikum, welcome back to my channel. If you are a new viewer, so please subscribe my channel. And I'm Bushra Nisar. So let's go to the topic. अभी हम सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो फर्स्ट ऑर्गेनेल हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था। आज हम स्टडी करेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी सेल ऑर्गेनेल जो डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट शेप एंड साइज़ के होते हैं और उनका डिफरेंट फंक्शन होता है और एक स्पेसिफिक पोजीशन होती है। तो उसी तरह से एक सेल ऑर्गेनेल है, उसका नाम आज हम डिस्कस करेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हिंदी में जालिका भी कहते हैं। जालिका इसलिए कहते हैं कि इसका जो शेप है वो जाली जैसा होता है, तो इसलिए इसको हिंदी में जालिका भी कहते हैं और इंग्लिश में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसको जो डिस्कवर या इसकी जो इन्वेंशन जिसने की थी, साइंटिस्ट का नाम है पोर्टर। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डेफिनेशन या परिभाषा क्या है? Endoplasmic reticulum is a complex network of tubular membrane exclusively present in the cytoplasm of the eukaryotic। कि इसके हिंदी नाम से समझ में आ रहा होगा, जालिका, यानी कि नेटवर्क लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक कॉम्प्लेक्स यानी कि बहुत ही जटिल जो कि जाली होती है, ट्यूबुलर मेम्ब्रेन मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसका दिखता है। नालियाँ, पतली पतली नालियाँ या ट्यूब, सिंपल लैंग्वेज ट्यूब समझ में आ रहा होगा, ट्यूब मेम्ब्रेन जैसी दिखती हैं। एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में क्योंकि कहा जाता है यूकैरियोटिक सेल बहुत ही हाईली एडवांस और वेल ऑर्गेनाइज्ड सेल होती है, तो इसमें जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बहुत ही क्लियरली नज़र आता है, एक्सक्लूसिवली नज़र आता है कि ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। तो अब ये इसकी डेफिनेशन थी। एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा हम फर्दर अगर स्टडी हम करें, इसकी डिटेलिंग में अगर जाएं, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसप्राइज इन टू फॉर्म्स, यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में ER भी बोलते हैं। ये दो तरह के होते हैं। दो तरह के इस वजह से होते हैं क्योंकि ये स्ट्रक्चर में थोड़े से डिफरेंस होते हैं, इसलिए 2 टाइप्स के होते हैं। अ टाइप विद राइबोसोम स्टड सरफेस, एक तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें राइबोसोम क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उसके अपर सरफेस पे मौजूद होते हैं। तो एक स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिस पे राइबोसोम ऊपर उसके सरफेस पे धसे हुए होते हैं, एंड अनदर विद अ स्मूथ सरफेस। और बाकी या जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल स्मूथ होता है। स्मूथ इस वजह से भी होता है क्योंकि उस पर राइबोसोम नहीं होता है, इसलिए उसका जो अपर सरफेस होता है वो एकदम स्मूथ, एकदम चिकनी होती है। तो द लेटर इज़ कॉल्ड द, इसी राइबोसोम्स के प्रेजेंस और एब्सेंस की वजह से ही इसके स्ट्रक्चर डिफर करते हैं और इनके नाम पड़ गए कि यानी कि जिस पे प्रेजेंट होगा वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा और जिस पे एब्सेंट होगा वो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। दीज मेम्ब्रेन form continuous fold eventually joining the outer layer of the nuclear membrane। ये जो है मेम्ब्रेन जो होता है इसमें कंटिन्यूस फोल्डिंग होती रहती है। फोल्डिंग ये तब तक होती रहती है जब तक ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक ना पहुंच जाए, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो आउटर सरफेस है, आउटर मेम्ब्रेन है, उस पर टच ना हो जाए, ये तब तक वहाँ तक फोल्डिंग होती रहती है। यानी कि साइटोप्लाज्म से स्टार्ट होते होते न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक टच कर जाती है उसके आउटर सरफेस पे। एक्सेप्ट सेल मेम्ब्रेन, एक्सेप्ट स्पर्म सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स, सिर्फ रेड ब्लड सेल्स और स्पर्म सेल्स को छोड़ करके ये हर सेल टाइप में पाए जाते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑब्जर्व्ड इन एवरी अदर टाइप ऑफ यूकैरियोटिक सेल। वही बात कि यूकैरियोटिक सेल के जितने भी टाइप्स हैं सब में ये पाए जाते हैं, सिर्फ एक्सेप्ट स्पर्म सेल और रेड ब्लड सेल्स में नहीं होते। अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चर की। स्क्रीन पर आपको फिगर दिख रही होगी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर। क्योंकि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप के हैं तो इस वजह से उनका स्ट्रक्चर भी 2 तरह का है, एक जो स्मूथ है और दूसरा जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। द स्ट्रक्चर ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज शेप्ड लाइक अ सैक यानी कि अंडाकार या गोलाकार इसका स्ट्रक्चर होता है। सिंस ER इज ऑफ 2 टाइप, ईच हैज़ इट्स ओन डिस्टिंग्विश्ड फीचर। तो इसके जो टाइप्स हैं वो 2 तरह के हैं और इनके फीचर्स भी अपने अपने एक दूसरे से अलग करते हैं, क्योंकि इनका जो शेप है वो एक दूसरे से अलग है।
तो इनका जो फीचर्स भी हैं वो भी अलग अलग हैं। RER यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्यों होगा? क्योंकि राइबोसोम प्रेजेंट होगा, इसलिए इसका नाम रफ रख दिया गया कि द रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नेम्ड सो बिकॉज ऑफ इट्स अपीयरेंस। इसका नाम रफ इसलिए क्यों पड़ा? क्योंकि वो दिखने में ऐसा लगता है, इस वजह से इसका नाम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रखा गया। So the first point is it is a series of connected flattened sac having several ribosomes on its outer surface, hence the name। जैसा कि नाम इसका बता रहा है कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये एक कनेक्टेड सीरीज होते हैं, यानी कि एक फ्लैटन मतलब चपटी सैक लाइक, और ये एक के बाद एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सेवरल राइबोसोम ऑन इट्स, और इसके ऊपर डिफरेंट राइबोसोम जो है, बहुत ढेर सारे राइबोसोम क्या होते हैं, चिपके हुए होते हैं इसके आउटर सरफेस पे, जैसा कि इसका नाम बता रहा है रफ इस वजह से क्योंकि राइबोसोम इसके अपर सरफेस पे चिपके हुए होते हैं। द सेकंड पॉइंट इज द सिंथेसिस एंड सीक्रेट प्रोटीन इन द लीवर, हार्मोन्स एंड अदर सब्सटेंसेस इन द ग्लैंड। यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो काम है वो सिक्रीट करना और सिंथेसाइज भी करना, यानी कि बनाना और प्रोड्यूस करना और सिक्रीट करना, दोनों का क्या काम होता है? प्रोटीन का काम होता है। तो ये बनाते भी हैं और ट्रांसफ़र भी करते हैं। लीवर में हार्मोन्स का काम होता है एंड अदर सब्सटेंसेस इन द ग्लैंड, और दूसरे डिफरेंट सब्सटेंसेस ग्लैंड को क्या करना होता है? सिक्रेट करना होता है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम prominent in cells where protein synthesis happen। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वहाँ उस सेल में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं जहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होती है। क्योंकि रफ इंडोप्लाज्मिक रफ इस वजह से होता है क्योंकि राइबोसोम होता है, और राइबोसोम का काम ही होता है कि वो प्रोटीन सिंथेसिस करे, सच एज हेपेटोसाइट्स। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जैसा कि नाम बता रहा है कि स्मूथ मतलब चिकना, तो चिकना क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम नहीं है। द स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑन द अदर हैंड डज नॉट हैव राइबोसोम, क्योंकि राइबोसोम इस पर नहीं है, इसी वजह से ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दिया जाता है। सेकेंड पॉइंट इसका, द स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज़ अ ट्यूबुलर फॉर्म। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो ट्यूबुलर फॉर्म होता है, यानी कि नालियाँ इसमें नलिकाएँ होती हैं, इस वजह से इसका ट्यूबुलर यानी कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। बट इस जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो उसका स्ट्रक्चर सैक लाइक है। नेक्स्ट पॉइंट, इट पार्टिसिपेट इन द प्रोडक्शन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, द चीफ लिपिड इन सेल मेम्ब्रेन एंड आर एसेंशियल इन द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म। इट पार्टिसिपेट, इसका जो चीफ काम है वो ये है कि जब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब प्रोटीन की सिंथेसिस कर लेते हैं उसके बाद इनका काम होता है उसको आगे पहुंचाने का। तो इट पार्टिसिपेट इन प्रोडक्शन ऑफ फॉस्फोलिपिड के प्रोडक्शन में भी इनका पार्टिसिपेशन होता है, जो चीफ लिपिड होती है सेल मेम्ब्रेन में, एंड इसेंशियल इन द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म, जो कि फॉस्फोलिपिड जो है वो सेल मेम्ब्रेन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और जो भी प्रोसेस होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट द प्रोडक्ट ऑफ द रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू अदर सेलुलर ऑर्गेनल। और रफ इंडोप्लाज्मिक जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका सबसे मोस्ट काम है कि जब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है प्रोटीन का या प्रोटीन की सिंथेसिस जब हो जाए तो उसके बाद स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उस प्रोडक्ट को, जो भी प्रोडक्ट रफ ER बनाते हैं, उस प्रोडक्ट को दूसरे सेल ऑर्गेनेल तक पहुंचाने का काम स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। तो स्पेशली द गॉल्गी अपैरेटस, आप फिगर में देख रहे होंगे कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक जो है वो स्मूथ है और कनेक्टेड किसके बाद है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद ही वो स्टार्ट होता है। तो जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जितने भी प्रोडक्ट बनाते हैं वो ट्रांसफ़र करता है स्मूथ ER को, और स्मूथ ER जो है वो दूसरे सेल ऑर्गेनेल को ट्रांसफ़र करता है। अब बात करते हैं फंक्शन की। तो क्योंकि स्ट्रक्चर दो है तो दोनों का फंक्शन भी अलग अलग है। रफ इंडोप्लाज्मिक का
अलग फंक्शन है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक का अलग है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फर्स्ट पॉइंट है कि स्मूथ ईआर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ इसेंशियल लिपिड्स सच एज फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है कि ये इसेंशियल लिपिड्स को बनाए जिसमें फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल आता है, इन दोनों को सिंथेसाइज करना होता है। सेकेंड, स्मूथ ईआर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन। स्मूथ ईआर का काम होता है कि ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस भी करे और उसको फिर सिक्रीट भी करे। स्टेरॉयड हार्मोन्स के प्रोडक्शन के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। इट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए भी ये द स्मूथ ईआर स्टोर एंड रिलीज कैल्शियम आयन। और स्मूथ ईआर का ये भी काम होता है कि वो कैल्शियम को स्टोर करे और रिलीज करे। दीज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर द नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम। ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो कैल्शियम का प्रोडक्शन करे, मतलब स्टोर करे और उसको रिलीज़ करे। ये भी स्मूथ ईआर का काम होता है। अब बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन की। द मेजॉरिटी ऑफ द फंक्शन ऑफ रफ ईआर इज एसोसिएटेड विद प्रोटीन सिंथेसिस। रफ ईआर का जो मेनली काम है वो प्रोटीन को ही बनाने का है और उसी से ही एसोसिएट उसके सारे काम हैं कि प्रोटीन से ही रिलेटेड उसके सारे काम होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो प्लेज अ वाइटल रोल इन प्रोटीन फोल्डिंग। पहले तो प्रोटीन का प्रोडक्शन करना, प्रोडक्शन हो जाए देन उसकी फोल्डिंग करना, ऑल्सो इंश्योर क्वालिटी कंट्रोल। और वो फोल्डिंग जो हो रही है उसकी क्वालिटी क्या है उस पर कंट्रोल भी इसी का होता है कि कितनी फोल्डिंग होगी। और जो अनफोल्ड प्रोटीन होते हैं वो वहाँ पे फिनिश हो जाते हैं, बचते सिर्फ वो हैं जो जिस प्रोटीन की फोल्डिंग हो जाती है। द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन आफ्टर प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोटीन फोल्डिंग इज़ प्रोटीन सॉर्टिंग। पहले तो प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाएगी, सिंथेसिस होने के बाद उसकी फोल्डिंग होगी, फोल्डिंग होने के बाद उसकी प्रोसेसिंग होगी एंड देन प्रोसेसिंग के बाद उसकी सॉर्टिंग यानी कि छटैया होगी कि कौन से प्रोटीन का यूज़ है और कौन से प्रोटीन का यूज़ नहीं है। तो ये सारा काम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। तो आज की वीडियो में एंडोप्लाज्मिक से रिलेटेड उसकी स्ट्रक्चर, उसकी डेफिनेशन, उसके फंक्शंस के बारे में हमने स्टडी की। नेक्स्ट वीडियो में दूसरे सेल ऑर्गेनेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको पूरा स्ट्रक्चर समझ में आएगा, उसकी डेफिनेशन समझ में आएगी। तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल वंस अगेन। आई विल रिपीटेड दिस एंड प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर मेंशन करिएगा। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।